हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एरावर्ड के यूट्यूब चैनल पर। हम 2019 का जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आज उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर प्राइज विजेता 2019 गर्ल वीमेन अदर के लेखक कौन हैं? तो बर्नाडीन इवारिस्टा इसके लेखक हैं। विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया? तो नोजोमी ओकुहारा को हराया था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था? तो जो हाल ही में विद्युत परियोजना का था वह मांगदेछू विद्युत पावर प्लांट था। और आचार्य चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो उस समय ये भी चर्चा में था करंट अफेयर के कि तो यह बांस कला यानी बैम्बू आर्ट से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बन गया है? तो सबसे पहला जो जैविक राज्य था वो सिक्किम इंडिया का बना था। पैरा एथलेटिक दीपा मलिक जिन्हें वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न प्राइज दिया गया था, वह किस खेल से संबंधित थी? तो वह शॉट पुट यानी कि गोला फेंक से संबंधित थी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो न्यूयॉर्क शहर में 2019 में संयुक्त राष्ट्र का जलवायु कार्यवाही सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो सकते हैं। तो पॉलिश वाले जो चावल होते हैं उनसे बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग होता है। हमें देखना है कि कौन सा विटामिन और उसके रिच रिसोर्स हैं। तो B2 जो है वो कॉड यकृत तेल यानी कॉड लीवर ऑयल से प्राप्त नहीं होता, यह इसका अच्छा स्रोत नहीं है। यही इसका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। नीचे दिए गए कथन ए और आर को देखना है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषण नहीं किए जाते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है। तो यहाँ पे जो ए है वो सही है, परंतु आर है वो गलत हो जाता है, क्योंकि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषण नहीं किए जाते हैं, उन्हें हम आहार के द्वारा लेते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि फर्स्ट कथन सही है। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है, नहीं केवल अनिवार्य नहीं अनिका भी करता है, इसलिए आर गलत हो जाता है। हमें मैच कराना है सूची 1 को सूची 2 से। तो जो केवलार है, केवलार केवलार हम देखते हैं कि केवलार का संबंध जो होता है वो सिंथेटिक फाइबर से होता है। और अगर टेक्सोल की बात की जाए, टेक्सोल हमारा जो है वो एंटी कैंसर ड्रग होता है टेक्सोल। और अगर जिंक फॉस्फाइड की बात करें तो जिंक फॉस्फाइड जो है रोडेंटनासी होते हैं, रोडेंटनासी या रोडेंटसाइड कहते हैं इसे। और हमारा नाइट्रोसेलुलोज जो होता है वह एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाता है। निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर और नैफ्थलीन और शुष्क बर्फ? इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो यह परिघटना जो होती है सब्लिमेशन कहलाती है। सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वापातन कहलाती है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर के संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा होता है, तो किसके? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा होता है। टोटल रिफ्लेक्शन इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा। एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो एंजाइम ये जैव उत्प्रेरक है, ये शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करता है जहां से उत्पादित होता है। ये दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। माँ का दूध नवजात शिशु को लगभग संपूर्ण आहार देता है, किंतु इसमें निम्न में से किसी एक का अभाव होता है, तो किसका होता है? तो इसमें आयरन की कमी होती है। जो माँ का दूध होता है उसमें आयरन की कमी होती है। निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में
संश्लेषण के कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित की करिए। तो जो इसका कालाक्रम था, सबसे पहले केवलर का उपयोग किया गया था, उसके बाद फुलेरिन का किया गया था, फिर ग्राफिन, उसके बाद ब्लैक गोल्ड आया था। इसलिए हमारा जो आंसर है वो बी होगा। और बिब्लियोमेट्री का संबंध सूचना प्रबंधन उपकरण से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो रिफ्लेक्टिंग पावर जो है यानी वापसी की शक्ति, वह एल्बिडो से संबंधित होती है। गहरी कार्बन वेधशाला यानी कि डीसीओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह एक वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो यह दोनों कथन जो है गहरी कार्बन वेधशाला यानी कि डीसीओ, डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी के लिए सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध हमारा जलवायु परिवर्तन से है, ना कि जल संरक्षण से। तो यही कथन हमारा गलत हो जाता है। हमें कथन 1 को कथन 2 से देखना है। तो कथन 1 कहता है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। हाँ, क्योंकि यहाँ जैव विविधता अधिक होती है। तितलियों का कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, यही नहीं रह सकती है। दोनों कथन सही होते हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। फिर पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण में ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाती है? एक पोषण से दूसरे में जाने पर ऊर्जा की मात्रा घट जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण संबंधित है? तो जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है वह जैविक नाइट्रोजन का निर्धारण से संबंधित होता है। धुआं, स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसके कारण? ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड सल्फर के द्वारा होता है। इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा। कौन से निम्न में से क्षेत्रों में किसने दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक 500 प्राइज दिया जाता है। श्याम वीवर होता है, क्या होता है? सिमट गए जो तारे होते हैं और कोलैप्स्ड स्टार होते हैं, वही श्याम वीवर होते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी यानी वेस्टर्न घाट सबसे जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है भारत में। निम्न में से सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन है? तो नोडल एजेंसी हमारा नीति आयोग हो जाता है। अब इसे हमें क्रम से लगाने को दिया गया है, लेकिन यह कमीशन के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि उसमें जो है मैच कराने को है कि अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो जो हमारा नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल फॉर ब्लाइंडनेस है वह शुरू किया गया था 1976 में। तो ब्लाइंडनेस कंट्रोल का जो प्रोग्राम था वो 1976 में हुआ था। फिर हम आईसीडीएस की बात कर लेते हैं। आईसीडीएस यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम थी वह 1975 में आई थी। उसके बाद नेशनल लिप्रोसी इराडिकेशन जो प्रोग्राम था वह 1983 में लॉन्च किया गया था। और नेशनल रूरल हेल्थ प्रोग्राम जो है 2005 में था। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाता है वह सी हो जाएगा। नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, उसको देखते हैं। हाल ही के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर तेजी से गिरावट आई है। कारण परिवार की आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। तो नहीं, अगर शिक्षा में वृद्धि होगी और भागीदारी बढ़ेगी तो इसमें गिरावट नहीं, सुधार होगा। इसलिए ए तो सही, परंतु आर गलत हो जाता है। भारत में निर्भरता अनुपात यानी डिपेंडेंसी जो रेशियो है वो घट रहा है, क्योंकि जो 15 से 59 वर्ष की आयु है वो सापेक्षता अधिक है यानी रिलेटिवली हाई है।
इसीलिए निर्भरता अनुपात जो है वो कम हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी 2030 के तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और उसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है? तो हम जानते हैं जो एसडीजी है उसमें 17 गोल है, और जो 6 वाला हमारा गोल है वह किससे, पानी की उपलब्धता और इसकी प्रबंधन से रिलेटेड है। तो एसडीजी 6। समृद्ध सीमा की अवधारणा, हमारी जो समृद्ध सीमा यानी लिमिट ऑफ जो ग्रोथ है उसकी अवधारणा का प्रतिपादन कहाँ से हुआ? तो क्लब ऑफ रोम से हमारे लिमिट टू ग्रोथ की कॉन्सेप्ट आया था। वर्ष में अधिकांश हिस्से में रोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। तो अधिकांशतः जो व्यक्ति रोजगार रहते हैं यूजुअली स्टेटस उन्हें एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कहा गया है कि कंपनी एक्ट 2014 के सीएसआर को अनिवार्य बनाया है। तो नहीं, 2014 का कंपनी एक्ट नहीं है, कंपनी एक्ट 2013 का है। इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को उनके वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% सीएसआर गतिविधियों में व्यय करना पड़ता है। तो वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% नहीं, ये सूचना गलत हो जाती है, सरकार ने इसे बढ़ा दिया है, इसीलिए ये संख्या भी हमारी गलत है और आंसर हमारा डी हो जाता है। फिर जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो हमारा है PQLI यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय, तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो मॉरिस डिमॉरिस के द्वारा हमारा क्या किया गया, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी किया गया, डेवलप किया गया है। अच्छा, भारत में वैश्विक भूख सूचकांक GHI 2017 में क्या स्थान था? तो 2017 है उसमें हमारा GHI वो 100 था। निम्न वनस्पतियों का और उनके क्षेत्र से हमें मैच कराना है। तो हमारा माकवी जो है वो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में मिलता है। फिम्बल्स की बात करें तो फिम्बस जो है दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। चैपरेल की बात किया जाए तो वह कैलिफोर्निया में मिलता है, और मैटोरेल की बात करें तो वह चिली में होता है, इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देश और उसकी राजधानी से मैच कराना है। तो देश और उसकी राजधानी में देखते हैं तो हमारा उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल होती है वो ताशकंद होता है, और हमारे तजाकिस्तान की दुशांबे होगी, किर्गिस्तान का बिश्केक होगा, और तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद होगा, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वनस्पति और उसके क्षेत्र को मैच बनाना है। तो जो हमारा अधिजीवी वनस्पति होते हैं वह हमारे एपीफाइट्स जो होते हैं वह होते हैं भूमध्य सागर में, और अगर बबूल की बात की जाए तो वह सहारा के क्षेत्रों में मिलते हैं। बेओबाब की बात किया जाए तो वह शवाना के क्षेत्र में मिलते हैं, और देवदार भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिलते हैं, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, इसमें जनजाति की बात कर रही हैं। तो पिग्मी हमारा नागालैंड से, अंगामी जो है नागालैंड से, एनू जापान से, और अगर किर्गिज की बात की जाए तो यह किर्गिस्तान में है, इसीलिए हमारे किर्गिस्तान में होने के कारण यह सूडान से मैच नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 देखते हैं। कथन कारण दिया गया है, इसे कमीशन के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। अगर मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाया जाए तो पश्चिम की पूर्व आने पर हम पश्चिम से पूर्व चलेंगे तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाले, फिर छोटा नागपुर का पठार आएगा। कथन कारण देखते हैं नेक्स्ट में कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्तम क्षेत्र अवस्थित है, इसलिए कथन कारण दोनों सही हो जाते हैं और यह व्याख्या भी करते हैं। मणिपुर पहाड़ियों में घिरा जो इम्फाल बेसिन है एक सुंदर उदाहरण है। तो सुंदर उदाहरण किस चीज का है? तो सुंदर उदाहरण वह सरोवरीय मैदान का है। सरोवरीय मैदान का उदाहरण कौन सा हो जाता है? जो मणिपुरी पहाड़ी है। अच्छा, सरोवरीय मैदान क्या होते हैं? पूर्व में किसी झील के अस्थायित्व के कारण
जो तलछट में जमाव से निर्मित मैदान हो जाता है, मतलब कोई झील थी जो उसका अस्तित्व मिट गया है, उसके कारण जो तली पे जमाव हो जाता है, उससे जो मैदान निर्मित होता है उसे सरोवरीय मैदान कहा जाता है। तो मणिपुर की पहाड़ी में जो इम्फाल बेसिन है वो सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। निम्न में से नदियों में कौन सा अपने भ्रंश घाटी से प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर जो है वो भ्रंश घाटी क्षेत्र में प्रवाहित होता है। अच्छा, निम्न में से इन प्रदेशों में किसे बड़े शिकारी की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो बड़े जो भूमध्य कटिबंधीय सवाना क्षेत्र है उसे बड़े शिकारी की भूमि के नाम जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो शिकारी होते हैं ना वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। यही कारण है कि इसे बड़े शिकारी की भूमि कहा जाता है। तो कहाँ? सवाना, उष्ण कटिबंधीय सवाना को। हिमालय पर्वत के बारे में संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानी अवशेषों और चट्टान जीवाश्महीन है। तो जीवाश्महीन है। और लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो ये तीनों ही कथन सही हो जाते हैं जो हिमालय के बारे में दिए गए हैं। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य में सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कथने और कारण है शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। यह दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। हमारे सामने कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो जो हमारा सरनाल का युद्ध था, सरनाल का युद्ध 1572 में हुआ था। कब हुआ? तो 1572 में हुआ था। कब? जब अकबर ने गुजरात की विजय की थी। बिलगाम, धर्मद और जो जजायु का युद्ध है वह उत्तराधिकार के लिए था। तो बिलग्राम का जो युद्ध था, बिलग्राम का, वह हम देखते हैं कि हुआ था तो 1540 में हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच बिलग्राम का युद्ध हुआ था। धर्मद का युद्ध देखा जाए तो धर्मद का युद्ध जो है वह 1658 में हुआ था। औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य हुआ था, जिसमें दारा सिखों पराजित हुआ था। और जजायु के युद्ध की बात की जाए तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो बहादुर शाह प्रथम व मोहम्मद आजम के बीच हुआ था। तो हमारा जो सीक्वेंस लगेगा वह 2134 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाता है। हठ योग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हठ योग नामपंथियों द्वारा अपनाया जाता था और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। ये दोनों ही कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट इक्ता व्यवस्था नहीं है? तो इक्ता एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। यह इस व्यवस्था का अंग नहीं था। अब तुगलकनामा की बात, यहाँ पर जो बुक्स हैं उससे संबंधित लेखक दिए गए हैं। तो तबकाते नासिर मिनहाजुल सिराज का था। तारीखे फिरोज शाही शम्से सिराज अफीकी का था। हुमायूं नामा गुलबदन का। लेकिन तुगलकनामा इब्न बतूता का नहीं था। यह इब्न बतूता का अमीर खुसरो का था। अमीर खुसरो से संबंधित था कौन सा? तुगलकनामा। और इब्न बतूता ने जो लिखा था, इब्न बतूता का जो विवरण मिलता है वह रेहेला नाम से मिलता है। रेहला के नाम से मिलता है। और तुगलकनामा की अमीर खुसरो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया था। हमारे पास कुछ मूवमेंट है और उनसे संबंधित ईयर दिए गए हैं। तो जो पबना है वह 1873 से 85 के बीच। एका आंदोलन देखा जाए तो 1922 में हुआ था। अगर ताना भगत आंदोलन की बात की जाए तो 1914 में हुआ था। और हमारा संथाली विद्रोह की बात कर ले तो 1855 टू 56 में हुआ था। इसलिए आंसर हमारा बी होगा। और फिर हमारे पास ईयर और घटनाएं हैं जिसको डिलीट कर दिया गया है कमीशन द्वारा से डिलीट कर दिया गया है। कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं। क्रोनोलॉजिकल आयोग में तो साइमन आयोग की जो नियुक्ति थी, साइमन आयोग, तो साइमन आयोग आया था 1927 में। साइमन आयोग था। जलियांवाला बाग की हत्याकांड की बात की जाए तो यह 1919 में
19 में 13 अप्रैल को हुआ था। महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा थी वह 1930 की घटना हो जाती है। और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु की बात की जाए तो यह 5 नवंबर 1950 को हुआ था। 1915 को हुआ था। इसलिए जो हमारा सीक्वेंस हो जाता है वह हो जाता है 4213। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था? तो रेड फोर्ट दिल्ली में आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, उसे हमें देखना है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसमें सर विलियम्स जॉन्स के पक्ष में उक्त संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार किया था। बिल्कुल हेस्टिंग ने किया था। इसी कारण से भी वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक अद्भुत विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन करता था। दोनों ही कथन सही है और लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के बारे में दिया है कि राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित था। तो राष्ट्रीय पंचांग हमारा विक्रम संवत पे ना होकर शक संवत पे आधारित है। किस पे? तो जो हमारा शक संवत है उस पर आधारित है, शक संवत पे, न कि विक्रम संवत पे। गलत हो जाता है। राष्ट्रीय पंचांग जनवरी 26, 1950 में अपनाया गया था। तो यह 50 में ने अपनाकर 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। इसलिए दोनों ही कथन क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। किस वर्ष अकाउंटिंग को सेपरेट किया गया था? किससे? ऑडिटिंग एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटिंग जनरल के टास्क से। तो इसे 76 में क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। भारत में नियोजन के विकास का विरोध किसने किया था? इसे कमीशन के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द की परिभाषा को परिभाषित नहीं करता है। कथन और संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता देता है। ये दोनों ही सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, सही कथन देखना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अब तो कथन 2 हमारा गलत हो जाता है, केवल एक सही होगा। हम देखते हैं कि सूचियों को कौन सुमेलित नहीं है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करी जाए तो यह सेकंड शेड्यूल में ना होकर यह 4th शेड्यूल में है। तो किस में है? सेकंड में नहीं है, यह 4th में होने के कारण गलत हो जाता है। दल बदल हमारा 10वीं अनुसूची में यह सही है। भारत में संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट्स को रखा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 77 में यह अस्तित्व में आया था। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। नहीं, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव नहीं होता, इसका प्रधान सचिव होता है। इसलिए कथन 2 गलत हो जाता है। संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रावधान में किस राज्य में लागू होते हैं? तो हम जानते हैं जो 6 शेड्यूल है ट्राइब्स एरिया के लिए, उसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसलिए आंसर हमारा त्रिपुरा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव बॉडी ऑफ राइट है। परमादेश की यानी मैंडेबस की बात करें तो वी कमांड ये भी सही है। लेकिन प्रोहिबिशन की बात करें तो टू बी सर्टिफाई नहीं होगा, टू बी स्टॉप होना चाहिए था। क्यू वारंटो की बात करें तो बाई व्हाट अथॉरिटी, यह क्यू वारंटो में है, इसलिए हमारा सी आंसर हो जाएगा। धन विधेयक के संबंध में किस प्रदेश में किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में है? तो यह 110 में है। और 109 में यह दिया गया है कि जो धन विधेयक होगा वह लोकसभा में होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। सितंबर 19 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित समय सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो मोतिहारी तथा
आमलेखगंज को जोड़ती है। और यूनेस्को की धरोहर सूची के द्वारा इसके लिए किस शहर में संपन्न 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? तो बाकू, अजरबैजान। इसके साथ हमारे 150 क्वेश्चन खत्म होते हैं। धन्यवाद।